हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पैड स्टडी। पैड का मतलब है प्रैक्टिस, एक्सेस एंड डिलीवर। होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे ढंग से कर रहे हैं। आज हम लोग अपने वीडियो में क्लास 9th का जो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज चैप्टर है उसका एक छोटा सा टॉपिक जो है वो आज करेंगे। पहले एक टॉपिक कर चुके हैं, उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, उसी को कम्युनिकेट करते हुए, जोड़ते हुए आज हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो आपसे ये आग्रह है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हम वीडियो डालें। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज चैप्टर का जो वीडियो आज हम लोग करने वाले हैं। वेरियस एक्टिविटीज दैट लीड टू इम्प्रूवमेंट इन द क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप जो है वो टाइप्स ऑफ क्रॉप और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप, यानी कि रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, जैद क्रॉप और रिवोल्यूशन और सीरियल्स क्रॉप, ये सब हम लोग देख चुके हैं। इसका एक वीडियो हमने अपने चैनल पर दिया है, उसको आप देखिए। और इसके आगे हम लोग कर रहे हैं आज वेरियस एक्टिविटीज। ये वेरियस एक्टिविटीज है दैट लीड टू इम्प्रूवमेंट इन द क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन को अगर हमको इम्प्रूव करना है तो क्या क्या एक्टिविटी हमको करना पड़ेगा। तो ये 3 एक्टिविटी हमको करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको क्रॉप का वेराइटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा, तभी हम अच्छा प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो पहला है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, दूसरा है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, हमको अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और तीसरा है अगर अच्छा क्रॉप का प्रोडक्शन करेंगे तो उसको हम लोग को प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा। तो तीसरा है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। सबसे पहले क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, और तीसरा है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप का वैरायटी हमको अच्छा देना होगा। अगर सीड सिलेक्शन बहुत अच्छा होगा तभी हम अच्छी क्रॉप का प्रोडक्शन कर पाएंगे। और क्रॉप का प्रोडक्शन को मैनेज करेंगे और फिर क्रॉप को प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये हम लोग एक एक करके देखेंगे आगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रॉप का वैरायटी अगर अच्छा होगा तभी क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो पाएगा। तो हमको चाहिए क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। अब सबसे पहले प्रश्न ये आता है कि हम अगर अच्छी वैरायटी लाएंगे कहाँ से, कैसे हमको अच्छी वैरायटी मिलेगा। तो उसके लिए हमको 2 काम करना पड़ेगा, एक हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा है जीन मॉडिफिकेशन। ये 2 टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए साइंटिस्ट हमारे लिए अच्छी वैरायटी क्रॉप का बना के देंगे। यानी हम अगर अच्छा सीड का सिलेक्शन करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन अपने आप बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, जो कि ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के साइंटिस्ट इस मेथड को अपना रहे हैं और हमारे लिए अच्छे अच्छे क्रॉप के वैरायटी दे रहे हैं, जो कि हाइब्रिड वैरायटी है। तो हाइब्रिडाइजेशन के जरिए वो उत्पन्न हो हाइब्रिडाइजेशन, और दूसरा टेक्नोलॉजी है जीन मॉडिफिकेशन या जीन मैनिपुलेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसको पहले समझते हैं। हाइब्रिडाइजेशन जैसा नाम से ही परिचय है कि हाइब्रिडाइजेशन यानी हाइब्रिड वैरायटी उत्पन्न करने के लिए कैरेक्टर को मिक्स करना, 2, 3, 4 कैरेक्टर को आपस में मिला देना। सभी तरह का कैरेक्टर एक प्लांट में संभव नहीं है। हम लोग 2 वैरायटी को आपस में मिलाते हैं या 3 वैरायटी को आपस में मिलाते हैं तो उससे जो कैरेक्टर मिलेगा वो हमारा डिजायरेबल होगा, वो अच्छा होगा वैरायटी। तो हाइब्रिडाइजेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग बिटवीन 2 or more genetically dissimilar plants to produce a new variety with good property of both the crops। दोनों क्रॉप का अच्छी प्रॉपर्टी उसमें मिल जाएगी। इन दिस प्रोसेस डिफरेंट प्लांट्स आर क्रॉसब्रीड, अलग अलग प्लांट को हम लोग क्रॉसब्रीड कराते हैं और इस टेक्नोलॉजी के जरिए हम एक हाइब्रिड प्लांट को प्रोड्यूस कराते हैं। इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझिए। जैसे अगर मान लीजिए कि एक प्लांट है जिसको हमने लगाया, अगर लगाया मान लीजिए बिहार में, दूसरा एक और प्लांट लाया दूसरा किसान आपके बगल में ही वो खेती कर रहा है
और उसमें ये वेराइटी सेलेक्ट करके लाए। और बिहार के गया जिला के मान लीजिए हम रहने वाले हैं, कहीं और भी बिहार में किसी और जगह भी लगाया जा सकता है। एक एग्जाम्पल हमने दिया, और ये ऐसा क्रॉप है, ऐसा वीट का ही मान लीजिए क्रॉप है, ये प्लांट है जो 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में ग्रो करता है बहुत अच्छे ढंग से, और वो प्रोडक्शन भी बहुत हाई करता है, हाई प्रोडक्शन करता है, इसकी प्रोडक्टिविटी जो है बहुत हाई है। और एक दूसरे ब्रीड है जिसको दूसरा किसान लगा रहा है, जो 15 से 40 से 45 डिग्री के टेम्परेचर तक ये काम करता है, उसमें भी इसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये प्रोडक्शन जो है वो लो कर रहा है, प्रोडक्टिविटी इसका कम है। जो बगल का खेत में लगाया, अब क्या हुआ, मान लीजिए किसान लगाया, अब टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री तक टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है ये क्रॉप का वेराइटी, लेकिन प्रोडक्शन बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन ये आगे ग्रो नहीं करेगा, ये डैमेज हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाए तो इसका प्रोडक्शन कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन इस किसान का चूंकि वेराइटी जो है वो 45 डिग्री के टेम्परेचर तक को रेसिस्ट कर रहा था, तो ये तो रेसिस्ट कर जाएगा, ये बच जाएगा, टेम्परेचर 40 डिग्री भी होगा तो ये अपने आप को बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन ये प्रोडक्शन बहुत कम करेगा, ये प्रोडक्शन कम करेगा, ऐसा वेराइटी है। तो किसान तो प्रोडक्शन ज़्यादा चाहता है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस क्रॉप का वेराइटी और इस क्रॉप का वेराइटी जो जेनेटिकली डिफरेंट है, दोनों के अंदर का कैरेक्टर अलग अलग है, उस प्लांट के वेराइटी को हम आपस में मिला देंगे, उसको क्रॉस ब्रीड कराएंगे, इसको हम लोग क्रॉस कराएंगे, हाइब्रिडाइजेशन कर देंगे, तो उससे जो हमको एक प्लांट मिलेगा वो हाइब्रिड कहलाएगा, और उसमें दोनों का कैरेक्टर मिक्स हो जाएगा। ये टेम्परेचर जो है इसका आ जाएगा, ये 15 से 45 डिग्री तक झेल लेगा, और हाई प्रोडक्शन का जो क्वालिटी है वो इस प्लांट का इसमें आ जाएगा, और इस तरह से जो हमको प्लांट मिलेगा वो दोनों का डिजाइनेबल कैरेक्टर मिक्स करके लाएगा, और अधिक टेम्परेचर में भी वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा। तो हम इसी वेराइटी को लेंगे, तो इसी प्रोसेस को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो अब आप समझ गए हो कि यही हाइब्रिडाइजेशन है, और हाइब्रिडाइजेशन हम लोग 3 तरीके से करते हैं, एक इंटर वेराइटल, एक इंटर स्पेसिफिक, और तीसरा है इंटर जेनेटिक। इंटर वेराइटल क्या है, बिटवीन 2 वेराइटी ऑफ ए प्लांट, प्लांट का 2 वेराइटी है, दोनों अलग अलग वेराइटी को हम आपस में मिला देते हैं, और उससे हम लोग नया वेराइटी तैयार करते हैं। इंटर स्पेसिफिक का मतलब क्या है, बिटवीन 2 स्पीशीज बिलोंगिंग टू सेम जीनस। यहाँ पर हमने 2 वेराइटी वीट का अलग अलग कर लिए, वो इंटर वेराइटल था। इंटर स्पेसिफिक क्या है, 2 प्लांट है जो अलग अलग जो है स्पीशीज है, बिटवीन 2 स्पीशीज बिलोंगिंग टू सेम जीनस, जो एक ही जीनस से बिलोंग करता है। इसका एग्जाम्पल हम आगे आपको दिखाएगा, अभी आप समझ लीजिए कि एक प्लांट है टोमेटो, इसका मतलब यही है टोमेटो, और एक प्लांट है पोटैटो, ये दोनों सेम जीनस का होता है। पोटैटो जो है वो सोलेनम है, टोमेटो भी सोलेनम है। सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो है पूरा नाम, जीनस इसका अलग है, और टोमेटो है सोलेनम लाइकोपर्सिकम। स्पीशीज अलग अलग है, दोनों अलग प्रजाति है, लेकिन जीनस एक है, एक ही ग्रुप को बिलोंग करता है, लेकिन 2 अलग अलग स्पीशीज को हम मिलाएंगे, टोमेटो और पोटैटो, और टोमेटो और पोटैटो को हम मिलाएंगे तो इससे हमको बनेगा पोमैटो, एक नया प्लांट बन जाएगा हाइब्रिड जो होगा पोमैटो, जिसमें दोनों का कैरेक्टर आएगा। तो ये इंटर स्पेसिफिक ये है, आगे हम इसके एग्जाम्पल और देखेंगे। इंटर जेनेटिक क्या है, 2 स्पीशीज ऑफ डिफरेंट जीनस। अब इसमें अलग अलग जीनस के कैरेक्टर को हम लोग मिला के करते हैं, तो ये था आपका हाइब्रिडाइजेशन। अब जेनेटिक मॉडिफिकेशन हम लोग आगे देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन से हाइब्रिड सीड मिलेगा, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा, उस पर डिजाइनेबल कैरेक्टर आ जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करते हैं जो कि है जीन मॉडिफिकेशन या जीन मैनिपुलेशन। तो इसको हम लोग करते हैं जीन मॉडिफिकेशन या जीन मैनिपुलेशन। चलिए जीन मॉडिफिकेशन
मॉडिफिकेशन आ गया। जीन मॉडिफिकेशन क्या है? A gene that can provide the desirable characteristic to a crop। जीन जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है, कैरेक्टर का वो वाहक होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी कैरेक्टर को ले जाता है। हेरिडिटरी कैरेक्टर जो है जीन ही कैरी करता है। पार्टिकुलर कैरेक्टर के लिए पार्टिकुलर जीन होता है। डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक टू ए क्रॉप आर इम्प्लीमेंटेड इन दिस टेक्निक। अब किसी अलग तरह का कैरेक्टर जो चाहिए वो उस जीन के द्वारा हम अप्लाई कर सकते हैं, और हमको जो भी डिजायरेबल कैरेक्टर, जो भी इच्छित बरदान मतलब उसके अंदर क्रॉप के अंदर डालना है कि उसका हाइट लंबा हो जाए, तो हम उसका जीन उसमें इंप्लीमेंट कर देंगे। एज ए रिजल्ट वी ऑब्टेन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, और जीन मैनिपुलेशन करके हम लोग जीएमसी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को प्राप्त कर सकते हैं, और उसमें डिजायरेबल यानी डिजायरेबल कैरेक्टर को हम ला सकते हैं, जो डिजायरेबल कैरेक्टर उसमें आ जाएगा। देखिए प्लांट है कैसे आ रहा है आपको बताया जाएगा। ये ओसिरिया हाइब्रिड टी रोज प्लांट है। ये हाइब्रिड जीन मैनिपुलेशन करके बनाया हुआ ये रोज प्लांट है, जो कि बहुत अलग तरह का है, डिफरेंट रोज, और ये बहुत खूबसूरत दिखता है। तो ये जीन मॉडिफिकेशन में बदलाव करके हम एक अच्छा वैरायटी चुन सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को प्राप्त कर सकते हैं। इसका और एग्जाम्पल एक आगे आप देखिए, ये देखिए इसमें भी है आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ये क्या है? 3 सेट्स ऑफ टोमेटोज इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है। 3 सेट ऑफ टोमेटो है जो आप देख रहे हैं यहाँ। इमेज ऑफ सो 3 सेट्स ऑफ टोमेटो, द ऑर्डिनरी कंट्रोल टोमेटोज जो एक्सट्रीम लेफ्ट में है, ऑर्डिनरी कंट्रोल टोमेटो, ये देखिए ये 10 दिन में ऐसा था, 20 दिन में ये खराब होने लगा, और 45 दिन में ये पूरा सड़ गया। ये ऑर्डिनरी टोमेटो। लेफ्ट सॉफ्टेड एंड श्रिंक अप व्हाइल टेक्सचर ऑफ जीन साइलेंस टोमेटो रिमेन्स इंटैक्ट फॉर अप टू 45 डेज। जो आप यहां देख रहे हैं दूसरी तरफ का जो वैरायटी है, ये जीन साइलेंस वैरायटी है, जीन मैनिपुलेशन से कर करके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाया हुआ टोमेटो है, जो कि 10 से लेकर 45 दिन में भी खराब नहीं हुआ। देखिए बिल्कुल फ्रेश वैसा ही दिख रहा है आपको, 45 डेज भी उस पर बहुत परिवर्तन नहीं है, और वो हल्का फुल्का खराब हुई तो पूरा सड़ गया, ये पूरा सड़ गया। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप लगाने का ये बेनिफिट है। इसको हम लंबे समय तक रख सकते हैं। इसको हम लोग अच्छी वैरायटी होने के कारण इसी को हम लोग प्रीफर करेंगे। तो इस टेक्नोलॉजी के जरिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन और जेनेटिक मैनिपुलेशन विधि के जरिए, इस प्रोसेस के जरिए हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप और हायर एंड का वैरायटी को हम लेंगे और उसी को सिलेक्ट करेंगे, तो हमारा क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ेगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहां भी आप देख रहे हैं इंटर वेराइटल स्पीसीज, इंटर स्पेसिफिक स्पीसीज को लगाया गया है, हाइब्रिडाइजेशन किया गया है, और ये गोल्डन राइस बनाया गया जो नॉर्मल राइस की तुलना में बहुत हेल्दी है। नॉर्मल राइस में क्या खाने से बच्चों को विटामिन कम मिलता है, विटामिन कम मिलता है, लेस विटामिन मिलता है, और विटामिन ए की कमी इसमें रहती है, ये उतना प्रोवाइड नहीं करता है। लेकिन अगर गोल्डन राइस साइंटिस्ट ने ऐसा बनाया जिसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में रहता है, और यही अफ्रीका के देशों के बच्चों को दिया गया जिनमें नाइट ब्लाइंडनेस का शिकायत आ रहा था नॉर्मल राइस खाने के कारण, तो उनको विटामिन ए रिच जो है विटामिन ए रिच गोल्डन राइस दिया गया, जो कि नाइट ब्लाइंडनेस की कमी को दूर किया, आंखों की रोशनी को बढ़ाने में मददगार साबित हो गया, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। इसलिए इसका प्रोडक्टिविटी हम लोग किसान बहुत अच्छी तरीके से करता है, और ये क्रॉप प्रोडक्शन को बहुत अच्छा और इम्प्रूव वैरायटी देता है। तो ये सीड वैरायटी हाइब्रिडाइजेशन और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप करने का ये फायदा है जीन मैनिपुलेशन। नेक्स्ट है आपका जो एग्जाम्पल हमने आपको दिखाया था, वो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पोमैटो। पोमैटो इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम टोमेटो एंड पोटैटो। यहाँ आप देख रहे हैं टोमेटो और पोटैटो एक ही जीनस का पौधा है, ये भी सोलेनम है, ये भी सोलेनम है, टोमेटो भी। इसका साइंटिफिक नेम है बोटेनिकल नेम सोलेनम लाइकोपर्सिकम। वैरायटी अलग है, और दोनों को क्रॉस करके, दोनों को मिला करके हाइब्रिड
एक नया प्लांट बनाया गया जो है टोमेटो, इधर कॉम्बिनेशन ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो, दोनों सेम जीनस का है लेकिन स्पीशीज अलग अलग है। डिफरेंट स्पीशीज के प्लांट को क्रॉस करके ये पोटैटो और टोमेटो को क्रॉस करके बनाया गया टोमेटो, जिसमें पोटैटो और टोमेटो दोनों का गुण है और इसे हाइब्रिड प्लांट बनाया गया टोमेटो, जिसमें आप पोटैटो भी ग्रो करवा रहे हैं, टोमेटो भी ग्रो करवा रहे हैं, वो भी हेल्दी प्लांट ग्रो करवा रहे हैं, दोनों का कैरेक्टर मिलाया गया इसमें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट। क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट जो हम लोग करेंगे कैसे, तो हाइब्रिडाइजेशन और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जीन मैनिपुलेशन के जरिए। अब ये क्यों करेंगे, व्हाई वी नीड क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, तो फॉर द सिलेक्शन ऑफ गुड एंड हेल्दी वेराइटी ऑफ सीड्स, इसलिए कि हमको उसमें डिजाइनेबल कैरेक्टर चाहिए, वी रिक्वायर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, और ये कैरेक्टरिस्टिक को ये क्रॉप में नहीं मिलेगा, तो ये कैरेक्टरिस्टिक बढ़ाने के लिए ये सब कैरेक्टरिस्टिक फार्मर को देने के लिए ताकि उसका प्रोडक्शन बढ़ सके, उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो, हमको ये क्वालिटी चाहिए और ये हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के जरिए करते हैं, जीन मैनिपुलेशन के जरिए करते हैं। सबसे पहले हायर यील्ड होना चाहिए, वैरायटी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाला होना चाहिए, तभी तो सेलेक्ट करेंगे और वो हमको हाइब्रिड सीड से मिल जाए। टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप पर एकड़, प्रति एकड़ प्रोडक्शन अधिक देने वाला वैरायटी हमको चाहिए, यील्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन, तो हायर यील्ड वाला होना चाहिए। दूसरा है इंप्रूव क्वालिटी, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो क्वालिटी भी खराब नहीं होना चाहिए, यानी उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव्ड होना चाहिए, बहुत अच्छा क्वालिटी भी उसको मेंटेन करके रखना होगा, यानी क्वालिटी ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट्स वेरी क्रॉप टू क्रॉप को बदल सकता है, लेकिन हमको उसकी क्वालिटी को मैनेज करना होगा हायर यील्ड के साथ साथ। अगर व्हीट की बात है तो आटा उसका बने, अगर गेहूँ का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन भी हो, रोटियाँ भी अच्छी बने, अच्छा बेकिंग क्वालिटी हो, अच्छी तरह से पक जाए और टेस्ट भी उसका अच्छा होना चाहिए, ये क्वालिटी पर भी कोई समझौता नहीं हो, तो हायर यील्ड के साथ साथ इम्प्रूव क्वालिटी भी होना चाहिए। तीसरा है बायोटिक एंड एबायोटिक रेसिस्टेंस, उस प्लांट को, बायोटिक का मतलब है लिविंग, यानी पेस्ट से, इंसेक्ट से बचाव होना चाहिए जो लिविंग है, और एबायोटिक का मतलब है नॉन लिविंग, यानी एयर के चेंज होने से, वाटर लॉगिंग होने से, यानी नॉन लिविंग जो पार्ट है, या ओला पड़ गया, पाला पड़ गया, थोड़ा सा चेंज हुआ मौसम तो फसल खराब नहीं होना चाहिए, क्रॉप प्रभावित नहीं होना चाहिए, उससे भी बचने वाला नॉन लिविंग और लिविंग रेसिस्टेंट होना चाहिए। क्रॉप प्रोडक्शन रिड्यूसेस ड्यू टू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर से प्रभावित होता है, हमको ऐसा वेराइटी रेसिस्टेंट चाहिए, टू दिस फैक्टर्स कैन इंप्रूव क्रॉप प्रोडक्शन, वो क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है, इसलिए हमको इंप्रूव क्वालिटी का वेराइटी चाहिए, बायोटिक एंड एबायोटिक रेसिस्टेंट चाहिए ताकि उसको झेल सके, वैसा क्रॉप को हम लेंगे हाइब्रिडाइजेशन के जरिए। चौथा है चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, उसको बहुत जल्दी पक जाना चाहिए, यानी लगाने से लेकर स्वयं से लेकर फसल कटने तक, हार्वेस्टिंग तक के ड्यूरेशन को हम लोग मैच्योरिटी बोलते हैं, तो उसका मैच्योरिटी भी कम समय में हो तो वही हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि किसान को 2.5 महीने में अगर कोई पकता है, कोई 3 महीने में फसल तैयार होता है, तो 2.5 महीने वाला को प्रेफर करेगा, क्योंकि उसको 15 दिन कम केयर करना पड़ेगा, 15 दिन का उसका टाइम बचेगा, तो कोई अच्छा क्रॉप लगाएगा, कोई दूसरे क्रॉप अपने खेत में लगाएगा, तो चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन भी कम होना चाहिए। टू रिड्यूस द ड्यूरेशन बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग सो दैट फार्मर कैन ग्रो मल्टीपल क्रॉप्स ड्यूरिंग द ईयर, ताकि वो दूसरा क्रॉप भी आप एक साल में ऐसे 3 लगा रहे हैं, आप एक साल में 4 लगा ले तो और अच्छा है, 2 लगा रहे हैं आप 4 लगा ले तो और अच्छा है, तो मैच्योरिटी ड्यूरेशन भी कम होना चाहिए, घटना चाहिए, वैसा क्रॉप चाहिए, क्रॉप का वेराइटी चाहिए। वाइडर एडेप्टेबिलिटी, और क्रॉप्स व्हिच कैन ग्रो इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस विल हेल्प इन इंक्रीजिंग हाई प्रोडक्शन, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो हो, इंडिया के हर कोने में हो, बिहार में हो, बंगाल में हो, उड़ीसा में हो, यूपी में हो, सब जगह वो ग्रो करें, तो चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन के साथ साथ वाइडर एडेप्टेबिलिटी भी होना चाहिए, दूसरी जगह भी ग्रो करें, कोई एक ही रेस्ट्रिक्ट एरिया में नहीं ग्रो करो, तभी उसका एक्सेप्टेंस बढ़ेगा, उसको ज़्यादा लोग रखेंगे और वैसा वेराइटी अच्छा है। उसके बाद लास्ट डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक, ये क्या है कि हम जो चाहते हैं वो उसका हो, वैसा कैरेक्टर हो, कैरेक्टर्स लाइक टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग, मोर ब्रांचिंग इज यूजफुल फॉर फॉरर क्रॉप, अगर
उसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग हो, ताकि उसको हम दे अगर चारे की मशीन में काटे तो उससे बहुत ज़्यादा चारा निकले और उससे जानवर को बहुत चारा मिले, वो हमारा डिजाइन करता है। वैसा क्रॉप का सीड होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर वो सीरियल्स क्रॉप है एंड डार्कनेस और शॉर्टनेस इज डिजाइन फॉर सीरियल्स क्रॉप, तो अगर सीरियल्स क्रॉप है, अनाज है, ग्रेन्स है, गेहूं है, चावल है, धान की फसल है, तो वो छोटा हो, उसमें डार्कनेस हो, लेकिन उसमें प्लांट कितने ही हाइट का हो, लेकिन उसमें बाल बहुत बड़ा बड़ा लगे, उसमें ग्रेन्स का ज्यादा प्रोडक्शन हो, ऐसा वैरायटी हमको चाहिए। तो ये 6 कैरेक्टरिस्टिक वाला वैरायटी हमको चाहिए इंप्रूव वैरायटी, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में। हाइब्रिडाइजेशन और जेनेटिक मैनिपुलेशन के जरिए इसको हम अचीव कर सकते हैं और वैसे ही जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को हम अपने क्रॉप प्रोडक्शन के लिए लगाएंगे और सीड का जब सिलेक्शन सही हो जाएगा तो प्रोडक्शन अपने आप बढ़ने लगेगी। तो आगे हम लोग करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ये तो हमने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्या है, अब आगे जो अब सीड का सिलेक्शन हो गया तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट को अब देखते हैं कि क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे अब बढ़ाएंगे। डिफरेंट फार्मर्स कैन हैव स्मॉल और लार्ज फार्म्स और विच दे कैन यूज डिफरेंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस। सब तरह के किसान हमारे देश में, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, उनके पास बहुत ज्यादा खेत है, किसी के पास कम है। द चॉइसेस of farming practices would depend upon the availability of financial capability and money to the respective farmers hand। अब किस तरह की खेती कोई किसान करेगा वो डिपेंड करता है उसके मनी कैपेसिटी पर कि उसके पास कितना पैसा है, कितना वो खेती में लगा सकता है, उसके रिसोर्सेज कितने हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। खेत ज़्यादा रहता है, अगर पैसा नहीं है तो क्रॉप का प्रोडक्शन वो अच्छे ढंग से नहीं कर पाएगा, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। Hence, production of crops in India can be divided into following 3 levels। तो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया हम लोग 3 लेवल पर डिफाइन करते हैं: नो कॉस्ट प्रोडक्शन, लो कॉस्ट प्रोडक्शन और हाई कॉस्ट प्रोडक्शन। एक किसान है जो बहुत ज़्यादा उसके पास पैसा है ही नहीं, तो वो बीज वगैरह रखा है, खेती कर लिया, लगा दिया, मानसून थोड़ा उसके अनुकूल हो गया, बारिश हो गई, पानी हो गया, तो उसके फसल का उत्पादन हो गया और कुछ प्रोडक्शन कर लिया, वो नो कॉस्ट प्रोडक्शन, तो कुछ नहीं लगा। दूसरा है लो कॉस्ट प्रोडक्शन, किसी ने के पास जमीन भी है, उसके पास कुछ पैसा भी है, उसने प्रोफेशनल तरीके से खेती किया, उसमें कुछ लगाया, उसने कुछ उसमें मैन्युअल और फर्टिलाइजर दे करके कुछ खर्च किया, तो उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ा, तो वो लो कॉस्ट में प्रोडक्शन करता है, कम लगा के ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। और तीसरा हाई प्रोडक्शन, हाई कॉस्ट प्रोडक्शन, जो बड़े किसान हैं उनके पास अच्छा पैसा है, अच्छा बहुत ज़्यादा जमीन है, तो वो उसमें इन्वेस्ट भी ज़्यादा कर रहा है, वो 10 लाख लगा करके 10 करोड़ कमा रहा है और वो बहुत बड़े पैमाने पर खेती करता है, वो साइंटिफिक तरीके से मैनेजमेंट करता है और इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक्टर रखा हुआ है, हार्वेस्टर रखा हुआ है, थ्रेशर रखा हुआ है और वो साइंटिफिक तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हाई कॉस्ट फार्मिंग कर रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चरल क्रॉप को प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे पंजाब हरियाणा किसान करते हैं। तो अपने यहाँ लो कॉस्ट और हाई कॉस्ट का प्रोडक्शन होता है। अब ये प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमको क्या क्या टेक्नोलॉजी लगाना पड़ेगा, तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो दूसरा टॉपिक है वो हमने शुरू किया। तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के लिए हम 3 चीज को मैनेज करते हैं, तभी जाके हमारा प्रोडक्शन जो है बहुत ज्यादा होगा। पर एकड़ प्रोडक्शन बढ़ाना चैलेंज है किसान के लिए, तो वो इन 3 चीज को अपना के अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है। पहला है न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट्स को मैनेज करके वो प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है। न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट जिसमें प्लांट्स को जो 16 न्यूट्रिएंट चाहिए वो प्रोवाइड कर रहा है और उसको न्यूट्रिएंट सप्लाई करके वो प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है। दूसरा है इरिगेशन, सही समय पर पौधों को पानी देके सिंचाई करके वो अच्छी तरह से क्रॉप को प्रोडक्शन कर सकता है। और तीसरा है क्रॉपिंग पैटर्न, कुछ क्रॉपिंग टेक्नोलॉजी है, मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन, अलग अलग तरह के क्रॉप को आपस में मिला करके ताकि 2-3 क्रॉप एक बार में उगा सके। इस टेक्नोलॉजी को अपना करके भी वो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट को बढ़ा सकता है, क्रॉप के प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हम लोग करना है न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट, इरिगेशन और क्रॉपिंग पैटर्न। तो ये तीनों हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।